Good morning to all of you, my dear students. Today I will teach to you new topics means Newton's laws of motion. Okay? इसके पहले वाले लेक्चर में वीडियो में आपको बताया गया था फोर्स के बारे में। फोर्स आप लोग को बता दिया गया था और बताया गया था कि टाइप ऑफ फोर्स कितने टाइप के हैं, यानी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग जान लिए थे, एग्जाम्पल जान लिए थे, फिर इनर्शिया पढ़े थे, टाइप ऑफ इनर्शिया। अब आज जो हम लोग को नया टॉपिक शुरू करना है, पढ़ना जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। किस मोशन के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के लॉज के बारे में, यानी मोशन के लॉज को कौन इंट्रोड्यूस किया, तो मोशन के लॉज को न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या, गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम, प्रथम नियम। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सभी स्टूडेंट्स नोट कॉपी निकाल लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलें। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन the state of the rest or in uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। ओके, ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट पिंड किसमें है, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, किसमें है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तब वो क्या करेगा, इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर मोशन में है, किसमें है, गति कर रहा है। ठीक है, या गति कर रहा है। पहली चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था मीन्स एट रेस्ट पोजीशन पे रुका हुआ है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, या फिर क्या है, रुका हुआ है। कब तक, कब तक, until it is compelled to change the state by applying external force, यानी जब तक हम लोग कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, बाह्य बल ना लगाएं, तब तक वो बॉडी, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विरामावस्था में ही रहेगा, या फिर क्या करेगा, मोशन में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी, मूव ही करेगी। कब तक, जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, अदर वे में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, रुका ही रहेगा। कब तक, जब तक फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, बाह्य बल ना अप्लाई करें, बाह्य बल ना लगाएं, तब तक वो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, यानी कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाएं। यदि वह रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी हुई अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। ओके, ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए, एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is directly proportional to the applied force and force acting on a same direction when object is moved. Okay, नोट कर लेते हैं. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and force is taken as a same direction when object is moved. दैट इज, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ प्रपोर्शनल डेल्टा पी अपान डेल्टा टी. मैथमेटिकल फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसका स्टेटमेंट देखिए. स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज of momentum is directly proportional to the applied force and force is taken as a same direction when object is moved. means इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम, ठीक है, का जो वेरिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, ये मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से. एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है और पूछा भी जाता है. डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Derivation of Newton second law of motion. ठीक है, या इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फार्मूलेशन. डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसी को बोलेंगे मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. मीन्स एफ इक्वल टू एम ए हम लोग को प्रूफ करना होगा. एफ इक्वल टू एम इंटू ए. ओके, चलिए कंसीडर कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है आयरन बाल ले लेते हैं जिसका मास क्या है m, और ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, जिस पे फोर्स लग रहा है क्या, f फोर्स लग रहा है और ये मूव कर रहा है. और टाइम यहाँ पे कंसीडर कर लें इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ये क्या है, ऑब्जेक्ट a है. यही दूसरा अनदर ऑब्जेक्ट एक ले लें सेम इसी तरीके से, जिसका मास m होगा और ये क्या करेगा, मूव करेगा. इसमें भी फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और ये मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी v अटेंड कर रहा है और ये मूव करेगा. तो यानी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा और टाइम में भी वेरिएशन होगा. तो टाइम क्या हो जाएगा,
टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, आप कंसीडर कर लें। लेट अस कंसीडर we have one objects having velocity, initial velocity u and mass m is at equilibrium state. When B applying some external force on it, then it moves and attain final velocity v and time t. ओके, यानी यह बॉडी ए रेस्ट पोजीशन पर है, तब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम क्या है 0 है क्योंकि रुका हुआ है। अगर इसी बॉडी को पुश कर दें, धक्का दे दें और ए से चल कर के ये बॉडी यहाँ बी पर पहुँच जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास वही रहेगा। ठीक है, टाइम में बदलाव होगा क्योंकि यहाँ रुका हुआ है और यहाँ चल कर के पहुँचा, तो यहाँ टाइम 0 था और यहाँ जब पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ समय लेगा ही। ठीक है, तो यहाँ t हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहाँ फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे मोमेंटम निकाल लेंगे, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए, यानी इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल टू मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ मास क्या है, m है और वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे u है। ठीक, बॉडी ए के लिए इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे, किसके लिए, बॉडी बी के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी के लिए क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू, यहाँ वेलोसिटी क्या है, v है। ओके, अब यहाँ निकाल लेते चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए P2 की वैल्यू mb माइनस mu, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंजिंग हो रही P2 माइनस P1 इक्वल टू mb माइनस mu। ठीक, अब यहाँ आगे देखते हैं, इसी तरीके से सिमिलरली जैसे चेंज इन मोमेंटम निकाले, ऐसे चेंज इन टाइम, इसमें क्या करेंगे, लुक हियर, चेंज इन टाइम, अगर ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पोजीशन पर है तो टाइम क्या है, 0 है। यही ऑब्जेक्ट मूव करके बी यानी इस पोजीशन पर पहुंच गया यहाँ पे, तो टाइम क्या हो गया, t हो गया। तो चेंज इन टाइम मीन्स डेल्टा t। अगर डेल्टा t की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस 0, दैट इज क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम मीन्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू mb माइनस mu, ये भी लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनीशन को अप्लाई करते हैं। मीन्स एफ प्रोपोर्शनल, जो मैथमेटिकल आया था, एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अप्लाइंग
अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल पी अपॉन डेल टी। अब ध्यान दीजिए वैल्यू सारी आ गई, इसी वैल्यू को उठा करके पुट कर देना है। मीन्स क्या लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल डेल पी अपॉन डेल टी। तो यहाँ डेल्टा पी की वैल्यू आई थी एम बी माइनस एम यू। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, एम कॉमन ले लें तो बी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आ गई थी एम बी माइनस यू आई थी, तो वही पुट कर दें एम वी माइनस यू अपान, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई थी, टी आई थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एफ प्रोपोर्शनल ये एम बी माइनस, ध्यान दीजिए वी माइनस यू अपान टी, हम लोग मोशन में एसिलरेशन पढ़े थे और एसिलरेशन का फार्मूला था ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर बी माइनस यू बाई टी के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल ए एसिलरेशन। ओके, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए। ठीक है, अब इसके आगे एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू ए। अब ध्यान दीजिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो के ले आ देते हैं। दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू के एम इंटू ए। ठीक है, वेर इफ के इक्वल टू 1 देन एफ इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रूफ आ गया। वेर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, के है क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेर एफ इक्वल टू एम इंटू ए, वेर एफ फोर्स, एम मास, ए एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। मास क्या है, टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मास। और एक्सीलरेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया है। ती आ गया सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगला टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू every action, to every action there is an equal, there is an equal and opposite reaction. According to Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. इसका मतलब हुआ क्या, कोई भी, ठीक है, बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पे इक्वल फोर्स लगें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे बोलते हैं। ठीक है, यानी जितना फोर्स
अपर साइड में लगे उतने फोर्स लोअर साइड में भी लगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है बुलक कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी जैसे चलाता है राइडर और बुलक कार्ट यानी आगे चलने लगती है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है। फायर्ड ऑफ गन, बंदूक से जब गोली निकलती है, ठीक है, तो वेलोसिटी आगे होती है लेकिन एक रिकॉइल वेलोसिटी होती है, झटका पीछे भी लगता है, ठीक है। जैसे मैन एंड बोट, इसका एग्जाम्पल हो गया मैन एंड बोट। नाव में बैठा हुआ आदमी, नाव और आदमी जैसे पैर रखता है, ठीक है, नाव आगे को भगती है और पीछे हो, ठीक है, आदमी झुक जाता है। इस तरीके से, ठीक है, ये न्यूटन के लॉस इंड हुए, ठीक है ना। इतनी चीज़ आज हम लोग पढ़े, ठीक है। न्यूटन्स लॉस पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इतना हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स लिखिए। ओके, थैंक यू।